वेलकम टू अक्षांश क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। अब देखो ये एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या, ये एक तरह से बोल सकते हैं जो हमने बोला था ना एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है, तो ये उसके लिए हमारे पास एक एविडेंस होता है। तो देखो इसको डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक स्पेक्ट्रा है क्या, वो कितने तरह से होता है, कौन कौन सा होता है, विद डायग्राम एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो स्टार्ट करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट पासिस। जो लाइट की स्पीड है वो डिपेंड करती है कि उस मीडियम के नेचर के ऊपर जिसमें से वो पास आउट होती है। तो अब वो रिफ्रैक्ट होगी या डेविएशन जो भी होगा उसका, उसके ओरिजिनल पाथ से वो डिपेंड करता है एक तरह से मीडियम के ऊपर कि वो किस मीडियम से जा रही है और किस मीडियम के अंदर जा रही है। जैसे मीडियम चेंज होगा तो उसके अंदर रिफ्रैक्शन होगा और डेविएशन होगा, तो ये सब चीज़ें उस मीडियम के ऊपर डिपेंड करती है। It is observed that when a ray of white light is passed through a prism, the wave with shorter wavelength bend more than the one with longer wavelength। ये कहते हैं कि जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है ना रे ऑफ लाइट, तो जिसकी वेवलेंथ कम है उसका डेविएशन ज़्यादा होता है और जिस कलर की वेवलेंथ ज़्यादा है उसका डेविएशन कम होता है। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास एक प्रिज्म है, मैं वाइट लाइट को उसमें से पास आउट करती हूँ तो क्या होगा, वो अपने 7 कलर्स में डेविएट हो जाएगी। अब जो जिस कलर की सबसे कम वेवलेंथ है वो सबसे ज़्यादा डेविएट होगी। मैंने आपको वीडियोस में बताया था इसमें 7 कलर्स होते हैं। रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वॉयलेट की सबसे कम है, जिसकी वेवलेंथ सबसे कम है वो डेविएशन सबसे ज़्यादा होगा, यानी वी सबसे नीचे आएगा, फिर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और फिर आएगा हमारा लास्ट में रेड। रेड के अंदर डेविएशन सबसे कम होता है, उसका रीज़न ये है कि इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। और ये जो डेविएशन हुआ है किसका, वाइट लाइट का, जब हम उसे प्रिज्म के अंदर से पास आउट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। ठीक है, द लाइट ऑफ रेड कलर विच हैज़ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ इज डेविएटेड द लीस्ट, वाइल द वॉयलेट लाइट विच हैज़ शॉर्टर वेवलेंथ इज डेविएटेड द मोस्ट। वॉयलेट कलर का डेविएशन क्या होगा, सबसे ज़्यादा होता है, और जबकि रेड कलर का जो डेविएशन है वो सबसे कम होता है। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रम। अब देखो द स्पेक्ट्रम ऑफ वाइट लाइट दैट वी कैन सी रेंजेस फ्रॉम वॉयलेट एट 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्स टू रेड एट 4 इंटू 10⁻14 हर्ट्स। सच ए स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब हम इसको कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोल रहे हैं। उसका रीज़न क्या है इसको कंटिन्यूस बोलने का, क्योंकि जब इसमें हम कलर्स देखते हैं ना, कलर्स होते जो एक कलर के, जैसे ये फर्स्ट कलर है, ये सेकंड का, तो इनके बीच में कोई गैप नहीं होता, ये कलर्स मर्ज होते हैं। जैसे वॉयलेट इंडिगो में मर्ज है, इंडिगो ब्लू में मर्ज है, इस तरह से ये सारे कलर्स एक दूसरे के अंदर मर्ज होते हैं, इसलिए इस स्पेक्ट्रम को हम बोलते हैं कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, कंटिन्यूस बिकॉज वॉयलेट मर्ज इंटू ब्लू, ब्लू मर्ज इंटू ग्रीन, ग्रीन एंड सो ऑन, तो ये ऐसे मर्ज होते हैं। ए सिमिलर स्पेक्ट्रम इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ए रेनबो फॉर्म्स इन द स्काई। तो ऐसा ही हमें स्पेक्ट्रम तब देखने को मिलता है जब आसमान में रेनबो बनता है, उस टाइम पे भी ये स्पेक्ट्रम होता है, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम होता है। ऐसा नहीं होता कि अलग अलग मतलब रेड कलर बिल्कुल अलग है, उसकी कोई बाउंड्री है, फिर उससे आगे ऑरेंज आएगा, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं होती है, वो मर्ज होते हैं एक दूसरे के अंदर। रिमेंबर दैट विजिबल लाइट इज जस्ट ए स्मॉल पोर्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो हमें पता है जो विजिबल लाइट है वो क्या, हमारे एक तरह से जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का हमने पूरा पढ़ा था ना, उसमें सिर्फ विजिबल रीजन बिल्कुल छोटा सा था, बाकी सारा काफ़ी बड़ा था, विजिबल रीजन छोटा था। व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन interact with the matter, atoms और molecules may absorb energy and reach to higher energy state। अब देखो ये क्या होता है, ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जब वो किसी मैटर, एटम या मोलिक्यूल्स के साथ इंटरेक्ट करती है और हायर एनर्जी स्टेट में चली जाती है। विद हाई एनर्जी दीज आर इन एन अनस्टेबल स्टेट। तो हाई एनर्जी पे क्या होगा, वो अनस्टेबल होगी। तो जब ये वहाँ हाई एनर्जी से वापस आती है, ठीक है, अपनी नॉर्मल एनर्जी स्टेट में, तो एटम और मोलिक्यूल क्या करते हैं, रेडिएशंस को इमिट करते हैं, जिससे हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम मिलता है। देखो सिंपल फॉर्म में बताती हूँ, हमने पढ़ा था एटम के बारे में। जैसे मान लो ये मेरे पास कोई एटम है, ये उसकी शेल है, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, ऐसे शेल है। अब मान लो यहाँ पर इस शेल में कोई इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट शेल में, वो एनर्जी लेके गया सेकंड में, लेकिन सेकंड में वो अनस्टेबल है। अगर वो अनस्टेबल है तो वापस वो फर्स्ट में आएगा। अब जब वो फर्स्ट में आएगा तो वहाँ से वो रेडिएशंस को इमिट करता है, और इसी इमिशन की वजह से हमें वहाँ पर स्पेक्ट्रम दिखाई देता है। अब जो स्पेक्ट्रम है दो तरह से होता है, एक तो होता है इमिशन स्पेक्ट्रा, एक होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। ठीक है, अब ये क्या है, इमिशन एब्जॉर्प्शन नाम से पता चल रहा है। अभी मैंने बताया था ना जो कि वो रेडिएशंस को इमिट करते हैं जब हाई एनर्जी लेवल से लो पे आते हैं।
तो उसको हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। अब देखते हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है। देखो, द स्पेक्ट्रम ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय सब्सटेंस दैट हैज़ एब्जॉर्ब्ड एनर्जी इज कॉल्ड इमिशन स्पेक्ट्रा। मतलब वो स्पेक्ट्रम जिसमें क्या होगा, रेडिएशंस इमिट होते हैं जब कोई सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। जैसे भी एटम का एग्जांपल लेके बताया था कि एटम क्या करता है, एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन, और जब वो इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो उस टाइम पे वो रेडिएशंस को इमिट करता है, जहाँ से हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। Atoms, molecules और ions that have absorbed radiations are called to be excited। अब देखो, जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये फर्स्ट स्टेट है, ये सेकंड स्टेट है। जब इलेक्ट्रॉन को लेके ऊपर, इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेके ऊपर जाता है ना, तो उसको बोलते हैं उसकी एक्साइटेड स्टेट। एक्साइटमेंट में गया ऊपर, लेकिन वो वापस तो नीचे आना ही है। अब ये नीचे जो आएगा इसको बोलेंगे हम ग्राउंड स्टेट। ठीक है। To produce an emission spectrum, energy is supplied to a sample by heating it or irradiating it, and the wavelength of the radiations emitted as the sample gives up the absorbed energy is recorded। ये कह रहे हैं कि हम क्या करते हैं, मान लो हमें एक इमिशन स्पेक्ट्रा को रिकॉर्ड करना है, तो हम क्या करेंगे, उस सब्सटेंस को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, चाहे वो हीट की फॉर्म में, रेडिएशंस की फॉर्म में उसको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और फिर जब वो हायर एनर्जी लेवल से लो पे आएगा फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं। An absorption spectra is like the photographic negative of an emission spectrum। तो देखो ये क्या होता है, ये फोटोग्राफिक, मतलब ये इसको ना थोड़ा सा, ये क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, लाइट को एक ऐसे सॉल्यूशन में से पास आउट करते हैं जो लाइट की कुछ अमाउंट को एब्जॉर्ब कर सके, और फिर उसको प्रिज्म में से पास आउट करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, हमें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा दिखाई देता है। अब देखो यहाँ पर, A continuum of radiation is passed through a sample when absorbed radiations of certain wavelength। अब देखो ये क्या करते हैं, हम रेडिएशंस को पास आउट करते हैं एक सैंपल में से, जो क्या करता है, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करता है। द मिसिंग वेवलेंथ विच कोरस्पॉन्ड टू द रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय द मैटर लीव डार्क स्पेसिस इन द ब्राइट कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। अब देखो, लाइट का कुछ पार्ट तो उस सोल्यूशन ने एब्जॉर्ब कर लिया, बाकी का जो पार्ट बचा है उससे फिर हमें स्पेक्ट्रा मिलेगा, और जो पार्ट उसने एब्जॉर्ब किया वहाँ पर हमें क्या करेगा, ब्लैक कलर के एक तरह से बैंड्स की टाइप में हमें मिल जाएगा वहाँ पर। द स्टडी ऑफ इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा इज रेफर्ड टू स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो हम ये जो फिनोमिना जिसमें हम एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट एज डिस्कस्ड अबव वाज कंटिन्यूस एज ऑल वेवलेंथ ऑफ द विजिबल लाइट आर रिप्रेजेंटेड। देखो, जो हमने ये प्रिज्म के अंदर से पास आउट किया था ना, ये प्रिज्म में से जो पड़ा था, ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा था, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन जब हम इमिशन और एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं तो उसमें कहीं ना कुछ पार्ट उसका रिमूव होता है। जैसे इमिशन स्पेक्ट्रा के अंदर भी कुछ ही पार्ट दिखाई देता है और एब्जॉर्प्शन के अंदर भी कुछ ही पार्ट दिखाई देता है, पूरे 7 कलर्स अच्छे से हमें दिखाई नहीं देते। ठीक है। The emission spectra of atom in the gaseous phase on the other hand do not show a continuous spread of wavelength from red to violet। तो यही चीज़ें इन्होंने बता रखी है। ठीक है। दे इमिट लाइट ओनली एट ए स्पेसिफिक वेवलेंथ विद डार्क स्पेसिस बिटवीन दैम। तो उस स्पेक्ट्रा को हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा। ठीक है। जिसमें क्या होगा, हम बीच में डार्क कलर की लाइंस दिखाई देती है जो कंटिन्यूस नहीं होती, उसको हम बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा और एटॉमिक स्पेक्ट्रा। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, इमिटेड रेडिएशंस की वजह से ही हमें वहाँ पर दिखाई दिया है स्पेक्ट्रम। इसमें हमको जो डिस्कस करना वो सिर्फ इतना होता है, स्पेक्ट्रम है क्या। स्पेक्ट्रम क्या होता है, एक तरह से कंटिन्यूस होता है जब हम प्रिज्म के अंदर से पास आउट करते हैं। और अगर हम इसको डिवाइड करके देखें तो एक होता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, एक होता है इमिशन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या है, जब हम अपनी वाइट लाइट को किसी सॉल्यूशन में से पास आउट करते हैं जो उस लाइट के कुछ पार्ट को एब्जॉर्ब कर ले, और बाकी जो पार्ट है उसको फिर हम प्रिज्म में से पास आउट करके देखेंगे तो क्या होगा, हमें एक वहाँ पे एक स्पेक्ट्रम दिखाई देगा, लेकिन वो वैसा नहीं है जैसा डायरेक्ट लाइट को प्रिज्म में से पास आउट करने पर मिला था। ऐसे ही इमिशन स्पेक्ट्रा क्या हुआ, जब एटम या मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेके हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं और वहाँ पर स्टेबल नहीं होंगे, तब वो वापस आएंगे तो जिस लाइट को वो रिलीज़ करेंगे वहाँ से हमें जो कलर दिखाई देता है, वहाँ से जो हमें स्पेक्ट्रम मिलता है उसे हम बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा। ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा, जिसके बीच में डार्क स्पेसिस मिल रहे हैं, जैसे जो ये पढ़ा हमने इमिशन स्पेक्ट्रा, इस तरह से। ठीक है। उसके बाद आता है लाइट इमिशन स्पेक्ट्रा आर ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। ईच इलेक्ट्रॉन हैज़ ए यूनिक लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे क्या होगा, हर एक एलिमेंट का एक अलग से लाइन स्पेक्ट्रम होता है, ऐसा नहीं होता कि सबका एक जैसा है। द करेक्टरिस्टिक लाइन्स इन एटॉमिक स्पेक्ट्रा कैन बी यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस टू आइडेंटिफाई अननोन एटम इन द सेम वे एज फिंगरप्रिंट्स आर यूज्ड टू आइडेंटिफाई पीपल। तो एक तरह से इस स्पेक्ट्रा का यूज़ करके हम वैसे ही इनको एटम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जैसे फिंगरप्रिंट्स का यूज़ करके हम
किसी पर्सन के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो ऐसे ही इसके बारे में भी आइडेंटिफाई किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद देखो एलिमेंट्स लाइक रूबीडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम, स्कैंडियम वर डिस्कवर्ड व्हेन देयर मिनरल्स वर एनालाइज्ड बाय स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। तो ये जब इनके मिनरल्स को स्पेक्ट्रोस्कोपी से एनालाइज किया तब हम इन एलिमेंट्स की डिस्कवरी कर पाए थे। ठीक है।